भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका स्वागत है। सिर्फ एक पन्ना, लेकिन उसे हमारे संविधान का पहचान पत्र, उसकी आत्मा, यहाँ तक कि उसकी जन्म कुंडली भी कहा गया है। बिल्कुल। और आज हम एम लक्ष्मीकांत की किताब के कुछ हिस्सों के आधार पर इसी एक पन्ने के पीछे छिपे पूरे भारत के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इन शब्दों को पढ़ना नहीं है ना, हम इसके पीछे की सोच, इसका इतिहास और उन जबरदस्त कानूनी लड़ाइयों को समझना चाहते हैं जिन्होंने इसे आज का रूप दिया है। हाँ, आखिर ऐसा क्या है इस एक पन्ने में जो इसे इतना ताकतवर, इतना महत्वपूर्ण बनाता है? जैसा कि महान न्यायविद N.A. पलकीवाला ने कहा था, यह संविधान का पहचान पत्र है। तो चलिए आज इस आइडेंटिटी कार्ड की जरा बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। जरूर। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये जो प्रस्तावना का आइडिया है, ये आया कहाँ से? इसका सबसे पहला जिक्र तो अमेरिकी संविधान में मिलता है। वो पहले थे जिन्होंने ये शुरू किया। अच्छा। लेकिन हमारी जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित है। तो क्या ये बस एक तरह का इंट्रोडक्शन है, भूमिका? इंट्रोडक्शन से कहीं ज्यादा, आप इसे पूरे संविधान का सार या निचोड़ कह सकते हैं, एक तरह से उसकी आत्मा। मतलब अगर किसी के पास पूरा संविधान पढ़ने का वक्त नहीं है तो वो सिर्फ प्रस्तावना पढ़कर समझ सकता है कि भारत का संविधान चाहता क्या है। इसमें 4 मुख्य बातें छिपी हैं। 4 बातें, ठीक है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। पहली, कि इस संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है। जी। दूसरी, भारत देश का चरित्र, उसका स्वभाव कैसा होगा। सही। तीसरी, इस संविधान का लक्ष्य क्या है, ये करना क्या चाहता है। और चौथी, ये बनकर कब तैयार हुआ, मतलब तारीख। क्या ये सही है? एकदम सही। और इन चारों सवालों के जवाब प्रस्तावना की कुछ ही पंक्तियों में मिल जाते हैं। जैसे? पहला सवाल, ताकत का स्रोत। पहली ही लाइन, हम भारत के लोग, मतलब असली पावर जनता है, कोई राजा या बाहरी ताकत नहीं। ठीक है। दूसरा, भारत का स्वरूप। एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारी शब्द है पर हम इन पर आएंगे अभी। हाँ, इन पर तो आना ही पड़ेगा। और तीसरा, उद्देश्य। सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता देना और भाईचारा बढ़ाना। और आखिरी, तारीख 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो अब उन भारी भरकम शब्दों पर आते हैं। पहला है संप्रभु यानी सॉवरन। आज की दुनिया में जहां हम WTO, UN और न जाने कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बंधे हैं, क्या भारत असल में संप्रभु है? क्या हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, संप्रभु का सीधा मतलब यही है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के दबाव के बिना अपने निर्णय खुद लेने के लिए आजाद है। पर इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या, UN या कॉमनवेल्थ? रही बात UN या राष्ट्रमंडल की सदस्यता की, तो ये हमारी मर्जी से ली गई सदस्यताएं हैं। हम जब चाहें इन्हें छोड़ सकते हैं। ये हमारी संप्रभुता को कम नहीं करती। नियमों का या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का भी होता है। निश्चित रूप से। और यही पर संविधान का दर्शन हमारा मार्गदर्शन करता है कि इन चुनौतियों के बावजूद हमें अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना है। सही बात है। अब आते हैं अगले 2 शब्दों पर जो हमारी प्रस्तावना की कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना में थे ही नहीं। बिल्कुल नहीं, इन्हें तो बहुत बाद में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। तो ये समाजवादी शब्द जोड़ने का क्या मतलब था? क्या भारत को रूस या चीन जैसा कम्युनिस्ट देश बनाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही भारतीय समाजवाद की खासियत है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं। इन दोनों में क्या फर्क है? साम्यवादी समाजवाद में सरकार उत्पादन के सारे साधनों पर कब्जा कर लेती है, निजी संपत्ति खत्म कर दी जाती है। भारत ने वो रास्ता नहीं चुना। तो फिर हमारे समाजवाद का असल मतलब क्या है? जमीन पर ये कैसे दिखता है? इसका असल मकसद किताबी नहीं बल्कि जमीनी है। गरीबी, बीमारी और मौकों की गैर बराबरी को खत्म करना। अच्छा, जैसे सरकार की योजनाएं? हाँ, आप इसे सरकार की कई योजनाओं में देख सकते हैं, जैसे मनरेगा जो काम की गारंटी देता है, या राशन की दुकानें जो गरीबों तक अनाज पहुंचाती हैं। ये सीधे सीधे उसी लोकतांत्रिक समाजवाद की सोच से निकले हैं। हमारे समाजवाद पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। मुझे याद है हमारे सोर्सेज में लिखा था कि इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। पर एक सवाल मन में आता है,
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जहां हमने बाजार को इतना खोल दिया, क्या आज भी हम समाजवादी हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इस पर लगातार बहस होती है। 1991 के बाद भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को और मजबूती से अपनाया, जहां निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। तो समाजवाद कम हो गया। कह सकते हैं कि उसका रूप बदला, लेकिन इसके बावजूद सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आज भी जारी हैं। तो वो मूल भावना कि राज्य की जिम्मेदारी समाज के वंचित तबके के प्रति है, वो आज भी हमारे संविधान और हमारी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर की। ये भी उसी 42वें संशोधन से आया। इसका मतलब भी पश्चिमी देशों से अलग है ना? हाँ, बहुत अलग। पश्चिम में पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। एक तरह का तलाक है दोनों के बीच। और भारत में? भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। यहाँ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करता है और उन्हें बराबर का समर्थन भी देता है। जैसे हज सब्सिडी या कुंभ मेले के आयोजन में सरकारी मदद? बिल्कुल। हमारे अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष देश है। ये तो हो गई देश की विचारधारा, लेकिन सरकार चलती कैसे है? यहीं पे लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द आते हैं। मुझे तो ये हमेशा एक जैसे ही लगते थे। लगती एक जैसे हैं, पर इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। लोकतंत्र का मतलब है कि सत्ता का स्रोत जनता है। हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और गणराज्य, इसका मतलब है कि हमारा राष्ट्रपति चुना जाता है। ब्रिटेन की तरह कोई राजा या रानी नहीं होता। बिल्कुल। गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा, वो चुना जाएगा। इसका एक और गहरा मतलब है। क्या? कि देश की असली राजनीतिक शक्ति किसी एक इंसान या परिवार के हाथ में नहीं, बल्कि जनता के हाथ में है। कोई भी आम नागरिक देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। इसी बात पे मुझे डॉक्टर अंबेडकर की वो चेतावनी याद आती है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक त्रिमूर्ति कहा था। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, उन्होंने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में इस पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र की इमारत सामाजिक लोकतंत्र की नींव पर ही टिक सकती है। सामाजिक लोकतंत्र मतलब स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन का सिद्धांत मानना। उन्होंने साफ कहा था कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक त्रिमूर्ति है, एक दूसरे से जुड़े हुए। हाँ, अगर आपने समता के बिना स्वतंत्रता दी तो कुछ अमीर और ताकतवर लोग बाकी सब पर हावी हो जाएंगे, और अगर स्वतंत्रता के बिना समता दी तो व्यक्ति की अपनी पहचान और पहल खत्म हो जाएगी। और इन दोनों के बिना भाईचारा तो आ ही नहीं सकता। बिल्कुल, तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वाह, तो अब बात करते हैं इन्हीं वादों की जो संविधान हर नागरिक से करता है। शुरुआत करते हैं न्याय से। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आदर्श हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिए हैं। सामाजिक न्याय तो समझ आता है, मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। जी। लेकिन आर्थिक न्याय का मतलब क्या ये है कि सब बराबर अमीर होंगे? नहीं, आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों से, मतलब कौन कितना अमीर है या गरीब, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसका लक्ष्य आय और संपत्ति की भयानक असमानताओं को कम करना है। अच्छा। जब आप सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिला देते हैं तो इसी को वितरणात्मक न्याय कहते हैं। मतलब देश के मौके और संपत्ति सब में सही तरीके से बंटे। और राजनीतिक न्याय? वो तो साफ है, हर नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़ने और सरकारी पद पाने का बराबर हक। न्याय के बाद आते हैं स्वतंत्रता और समता पर। यह आदर्श फ्रांसीसी क्रांति की देन है। स्वतंत्रता का मतलब क्या? बस ये है कि जो मन में आए वो करो? नहीं, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के विकास के लिए उसे मौके दिए जाएंगे और उसकी गतिविधियों पर बेवजह की रोक-टोक नहीं होगी। जैसे प्रस्तावना में लिखा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हाँ, लेकिन ये असीमित नहीं है। मतलब मेरी बोलने की आजादी का ये मतलब नहीं कि मैं भीड़ भरे सिनेमा हॉल में आग आग चिल्लाकर भगदड़ मचा दूं। आपने बिल्कुल सही समझा। इन स्वतंत्रताओं पर देश की सुरक्षा,
नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। और समता? समता का मतलब है किसी भी वर्ग के लिए विशेष सुविधाओं का ना होना और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलना। हमारे अनुच्छेद 14 से 18 जैसे कानून के सामने बराबरी या छुआछूत का अंत इसी समता को सुनिश्चित करते हैं। और आखिर में आता है बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। ये तो किसी कानून से ज्यादा एक एहसास, एक भावना लगती है तो ये भावना ही, लेकिन संविधान इसे मजबूत नींव देता है। भारत की एकल नागरिकता इसी भाईचारे को बढ़ावा देती है कि हम सब पहले भारतीय हैं। बिल्कुल। और इस बंधुता के दो बड़े लक्ष्य हैं। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द भी बाद में 42 में संशोधन से ही जोड़ा गया था। हाँ, व्यक्ति का सम्मान का मतलब है कि संविधान मानता है कि हर इंसान की गरिमा पवित्र है और देश की एकता और अखंडता तो सर्वोपरि है ही। ठीक है, तो हमने इन सभी खूबसूरत शब्दों और उनके मतलब को समझ लिया, लेकिन अब मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। इन सब बातों का कानूनी महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी सी कविता है संविधान की शुरुआत में, या इसके आधार पर अदालत में कोई केस लड़ा जा सकता है? यही सबसे दिलचस्प और उलझा हुआ सवाल था, जिससे दशकों तक भारत की सबसे बड़ी अदालतों को परेशान किया। तो क्या है इसकी कहानी? इसकी कहानी शुरू होती है 1960 के बेरूबारी यूनियन मामले से। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के विचारों को समझने की एक चाबी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, मतलब 1950 से 1973 तक लगभग 23 साल तक हमारी सर्वोच्च अदालत ये मानती रही कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, वो बस एक सजावटी पन्ना था। जी हाँ, उस फैसले के मुताबिक इसका कोई कानूनी बंधन नहीं था, ये सिर्फ एक मार्गदर्शक था। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस जिसने भारतीय संविधान की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया, केशवानंद भारती मामला। ये नाम तो मैंने कई बार सुना है। इसे इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जाता है? क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 13 साल पुराना फैसला पलट दिया। अच्छा? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये कोई सजावट का सामान नहीं, बल्कि संविधान का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और पूरे संविधान को इसी की रोशनी में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। और ये फैसला आज तक कायम है? हाँ, बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में भी कोर्ट ने इसी बात को दोहराया। ठीक है, तो ये तय हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन इससे एक और खतरनाक सवाल खड़ा होता है। क्या? हमारे संविधान में तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कल को कोई सरकार आके प्रस्तावना से लोकतंत्र या न्याय जैसे शब्द ही हटा दे? यही वो सवाल था जो केशवानंद भारती केस के केंद्र में था। और इसी सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा? ये क्या है? कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। क्या है वो लेकिन? लेकिन वो इसके मूल ढांचा या बुनियादी तत्वों को नहीं बदल सकती। इसका मतलब है कि संसद संविधान की नींव को, उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अब मूल ढांचे का हिस्सा माने जाते हैं। मतलब इन्हें कोई छू नहीं सकता? कोई नहीं छू सकता। तो संसद के हाथ एक तरह से बांध दिए गए ताकि वो संविधान की पहचान ही न बदल दे। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ भी है। हाँ, 1976 में 42वां संशोधन, जब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो अदालत ने इसे सही माना? हाँ, क्योंकि अदालत का मानना था कि इन शब्दों को जोड़ने से मूल ढांचा कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुआ। तो अब स्थिति साफ है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसकी बुनियाद को नहीं। तो आज हमने प्रस्तावना के इस पूरे सफर को देखा। हम भारत के लोक से शुरू होकर इसके महान आदर्शों को समझते हुए और फिर उन कानूनी तूफानों से गुजरकर जिन्होंने आखिरकार इसकी असली ताकत को पहचाना। ये सिर्फ एक भूमिका नहीं है, ये वो पैमाना है जिस पर संसद के बनाए हर कानून और सरकार के हर काम को परखा जा सकता है। जैसा कि संविधान सभा के सदस्य KM मुंशी ने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। बिल्कुल, और ठाकुरदास भार्गव ने तो इसे संविधान की आत्मा, उसका सबसे कीमती गहना कहा था।
जब भी संविधान के किसी हिस्से को लेकर कोई भ्रम होता है, अदालतें रास्ता खोजने के लिए वापस इसी प्रस्तावना के पास आती हैं। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि इस महान देश की नींव किन सपनों पर रखी गई थी। सही बात है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़े गए। केशवानंद भारती का मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में आया। तो सवाल ये है, क्या भविष्य में कोई सरकार संशोधन करके इन दो शब्दों को हटा सकती है, या इतने सालों में ये शब्द खुद मूल ढांचे का हिस्सा बन चुके हैं जिन्हें अब हटाया नहीं जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी हमारे सबसे बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ बहस करते हैं।